भले ही पब्लिकली इनके वर्ड्स दोस्ताना लगे, लेकिन रशिया के फेडरल सिक्योरिटी सर्विस दैट इज FSB के एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट में चाइना के प्रति डीप सस्पिशन शो किया गया है, जिसमें उसे रशियन नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक सीरियस थ्रेट बताते हुए एज अ एनिमी देखा गया है। न्यूयॉर्क टाइम द्वारा पब्लिश रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक अनडिस्क्लोज्ड FSB इंटेलिजेंस यूनिट ने रशियन मिलिट्री पर स्पाई करने, सेंसिटिव टेक्नोलॉजी चुराने और रशियन एक्सपर्ट रिक्रूट करने के लिए चाइना के बढ़ते एफर्ट्स के बारे में वार्न किया है, जबकि मॉस्को पब्लिकली बीजिंग के साथ अपनी पार्टनरशिप को स्ट्रेटेजिक अलायंस के रूप में बताता है। FSB मतलब फेडरल सिक्योरिटी सर्विस रशिया की मेन सिक्योरिटी एजेंसी है, जिसे अक्सर सोवियत KGB का मॉडर्न डे सक्सेसर कहा जाता है। प्रेसिडेंट पुतिन समेत कई लीडर्स के रूट्स इससे जुड़े हुए हैं। FSB के 8 पेज के इंटरनल मेमो, जिसको 6 वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा रिव्यू और वेरीफाइड किया गया था, में बताया गया है कि किस तरह चाइना अपैरेंटली गुप्त तरीके से रशियन साइंटिस्ट, यूक्रेन मिलिट्री ऑपरेशन और आर्कटिक डेवलपमेंट को टारगेट कर रहा है। इस रिपोर्ट को लेट 2023 और अर्ली 2024 में लिखा गया था, जिसे हैकर ग्रुप एरिस लीक द्वारा ऑब्टेन किया गया है। हालांकि प्रिसाइज ओरिजिन अभी भी अनक्लियर है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के एक्सपर्ट का मानना है कि डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है और एक सो कॉल्ड अलाई के प्रति स्पाइंग स्ट्रेटजी पर हाईलाइट करता है। FSB के 7th सर्विस के इंटेलिजेंस ऑफिसर, जो एशियन स्पाइंग पर फोकस्ड यूनिट है, ने मेमो में कहा कि चाइना इज द एनिमी, जो रशिया चाइना यूनिटी के पब्लिक नैरेटिव से बिल्कुल अलग है। FSB क्लेम करता है कि चाइना ने रशिया के वॉर टाइम फोकस का फायदा उठाकर निराश मिलिट्री एक्सपर्ट्स को रिक्रूट करने की कोशिश की, पर्टिकुलरली सोवियत एरा के क्रैनो प्लान जैसे बंद हो चुके प्रोजेक्ट्स पर काम करने वालों। रिपोर्ट के मेमो में कहा गया कि फाइनेंशियल डिफिकल्टी झेल रहे फॉर्मर एम्प्लॉयज को प्रायोरिटी दी जाती है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चाइनीज इंटेलिजेंस ने चाइनीज स्पाउस वाले रशियन को टारगेट किया है। सर्विलांस के लिए WeChat का यूज किया गया है और एकेडमिक या कमर्शियल कोऑपरेशन की आड़ में खुफिया जानकारी जुटाने के लिए साइंटिस्ट और बिजनेस पीपल्स को डिप्लॉय किया गया है। हालांकि रशिया ऑयल एक्सपोर्ट, टेक्नोलॉजी और सैंक्शन तोड़ने वाले ट्रेड के लिए चाइना पर डिपेंडेंट है, लेकिन डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि बीजिंग लॉन्ग टर्म एंड स्ट्रेटेजिक गेन पर नजर रख सकता है, जिसमें रशिया के फार ईस्ट में टेरिटोरियल क्लेम भी शामिल है। FSB ने चाइनीज रिसर्चर पर वोलोदिवोस्तोक जैसे रीजन में हिस्टोरिकल टाइज को प्रमोट करने, एशियन चाइनीज नामों के साथ मैप पब्लिश करने और रशियन टेरिटरी में एशियन चाइनीज लोगों को ढूंढने का आरोप लगाया है। मेमो में सेंट्रल एशिया में बीजिंग की ग्रोइंग सॉफ्ट पावर स्ट्रेटेजी और आर्कटिक में स्पाइंग एक्टिविटीज के बारे में भी वार्न किया गया है। दोनों देशों के इतिहास को देखा जाए तो भले आज रशिया और चाइना एकजुट मोर्चा प्रेजेंट करते हैं, लेकिन उनका पास डीप रूटेड राइवलरी और टेरिटोरियल डिस्प्यूट से भरा हुआ है। चाइना ने लंबे समय तक ईस्टर्न रशिया के कुछ पार्ट्स पर क्लेम किया था, स्पेशली उन रीजन पर जो कभी क्विंग डायनेस्टी के अंडर थे, जैसे आउटर मंचूरिया, प्रेजेंट का वोल्दिवोस्तोक भी शामिल है। हालांकि रशिया ने 19th सेंचुरी में इस रीजन पर फॉर्मली कब्जा कर लिया था, लेकिन चाइनीज नेशनलिस्ट और यहाँ तक कि स्टेट बैक मीडिया ने भी कभी कभी इसे लॉस्ट टेरिटरी कहा है। चाइना ने 1944 में USSR द्वारा कब्जा किए गए एक छोटे से रशियन रीजन तुवा पर भी हिस्टोरिकल क्लेम किया है। हालांकि बीजिंग इन दावों को ऑफिशियली आगे नहीं बढ़ाता, लेकिन इस तरह की बयानबाजी लंबे समय से रशिया के संदेह को बढ़ाती है, जो कहीं से गलत भी नहीं है। चाइना की हिस्ट्री धोखे से भरी हुई है। इंडिया के साथ 1962 की वॉर में चाइना का बिट्रेयल उसकी डिसेप्टिव मतलब धोखेबाजी की डिप्लोमेसी का सबसे स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है। पंचशील एग्रीमेंट पर साइन करने के सिर्फ 8 साल बाद और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देते हुए चाइना ने इंडिया के अनप्रिपेयर्ड डिफेंस का फायदा उठाते हुए लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में अचानक से मिलिट्री इन्वेजन कर दिया। लेकिन यह यहीं तक सीमित नहीं था। 1967 में सिक्किम के नाथुला और चोला में चाइनीज सैनिकों ने फिर से इंडियन फोर्सेस को उकसाने की कोशिश की, जहां इंडिया ने स्ट्रांगली रिस्पॉन्स किया और भारी मात्रा में चाइनीज कैजुअलिटीज की। इस रेयर मिलिट्री हार के बारे में चाइनीज ऑफ्टन डिस्कस नहीं करता। फिर 1987 में अरुणाचल प्रदेश में सुमुद्रोंग चू वैली में चाइनीज ट्रुप्स इकट्ठा हो गए, जिससे एक बार फिर वॉर जैसी सिचुएशन पैदा हो गई। इंडिया यहाँ दृढ़ रहा और बाद में दोनों साइड्स पीछे हट गए, लेकिन मैसेज क्लियर था। चाइना हमेशा बाउंड्री टेस्ट करता रहा है। हाल ही में 2020 में गलवान वैली क्लैश में 20 इंडियन सोल्जर्स की डेथ हुई और अज्ञात संख्या में चाइनीज ट्रुप्स भी मारे गए। ये 40 से ज्यादा सालों में दोनों कंट्रीज के बीच फर्स्ट डेडली कॉन्फ्लिक्ट था और इसने साबित कर दिया कि चाइना की टेरिटोरियल एम्बिशन कम नहीं हुई है। यहाँ तक कि 2017 में डोकलाम में भी चाइना ने भूटानीज टेरिटरी में सड़क बनाने का ट्राई किया था, जो इंडिया की स्ट्रेटेजिक सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे अक्सर चिकन नेक कहा जाता है, कि बहुत करीब था।
तब इंडिया ने इंटरवीन किया, जिसके कारण 73 दिन तक स्टैंड ऑफ रहा। बार बार चाइना कॉन्फ्लिक्ट की प्रिपरेशन करते हुए पीस की बात करता है। यह स्माइलिंग डिप्लोमेसी और स्टेल्थ एग्रेशन का एक पैटर्न है जिसका इंडिया ने बार बार सामना किया है। सिमिलरली यूनाइटेड स्टेट के साथ चाइना कई सालों तक सिक्योरिटी, जासूसी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी में लगा रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट का केस है। चाइनीज हैकर्स ने कथित तौर पर सेंसिटिव डिजाइन डाटा चुराया, जिसके बारे में कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसने चाइना को खुद का स्टेल्थ जेट J-20 चेंगडू डेवलप करने में हेल्प की। आज भी वेस्टर्न कंट्रीज में चाइना से जुड़े जासूसी के केसेस सामने आते रहे हैं, स्पेशली डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर और टेक फर्म से जुड़े मैटर में। चाइना अपनी इकोनॉमिक पावर को भी वेपन के रूप में यूज करता है। रिसेंटली चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट को कट ऑफ करने की धमकी दी है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स और बैटरीज के मैन्युफैक्चर के लिए इसेंशियल है। इस मूव को टेक और ट्रेड में चाइना के डोमिनेंस को चैलेंज देने वाले यूएस, जापान और यहाँ तक कि यूरोपियन यूनियन जैसे कंट्रीज के अगेंस्ट रिटेलिएशन के रूप में देखा जा रहा है। इस तरह की इकोनॉमिक ब्लैकमेलिंग न्यू नहीं है। 2010 में चाइना ने टेरिटोरियल डिस्प्यूट के चलते जापान को रेयर अर्थ एक्सपोर्ट करना रोक दिया था। अब यही खतरा वेस्ट और इंडिया पे मंडरा रहा है। इसके साथ ही चाइना का एग्रेसिव पोस्चर केवल उसके राइवल्स तक सीमित नहीं है, या उसके लगभग सभी पड़ोसियों तक फैला हुआ है। साउथ चाइना सी में चाइना ने आर्टिफिशियल आइलैंड बिल्ड किया है, उसको मिलिटराइज किया और 2016 के परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के फैसले जैसे इंटरनेशनल रूलिंग को इग्नोर किया है, जो उसके टेरिटोरियल क्लेम के अगेंस्ट थे। वियतनामीज और फिलिपिनो मछुआरों को हरास किया गया। मलेशियन और इंडोनेशियन वाटर पर अतिक्रमण किया गया। ताइवान में चाइना रेगुलरली आइलैंड के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन दैट इज ADIJ में फाइटर जेट्स उड़ाता है, जिससे वहां की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को डराया जाता है। यहाँ तक कि भूटान जैसे छोटे देश भी चाइना के प्रेशर को फील करते हैं। चाइना ने भूटानीज लैंड पर अपना क्लेम किया और डिस्प्यूटेड एरिया में विलेज बिल्ड किए हैं। फिर CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव दैट इज BRI का एक मेजर पार्ट है। ऑन पेपर यह इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेड के बारे में है, लेकिन इन रियलिटी ये अक्सर डेब्ट डिपेंडेंसी की ओर ले जाता है। श्रीलंका जैसी कंट्रीज ने चाइना का लोन चुकाने में फेल होने के बाद अपना हम्बनटोटा पोर्ट 99 सालों के लिए चाइना को सौंप दिया। CPEC के कारण पाकिस्तान का चाइना के प्रति कर्ज बहुत बढ़ गया है। कई प्रोजेक्ट्स इनकम्प्लीट या नॉन प्रॉफिट रह गए हैं, जिससे पाकिस्तान की फ्रेजाइल इकोनॉमी पर बोझ बढ़ रहा है। अफ्रीका और सेंट्रल एशिया में भी यही स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है। लार्ज स्केल पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करो, कंट्रीज पर डेब्ट की बाढ़ ला दो और जब पेमेंट फेल हो जाए तो कंट्रोल अपने हाथ में ले लो। मिलिट्री एग्रेशन से लेकर इकोनॉमिक प्रेशर तक, हिस्टोरिकल बिट्रेयल से लेकर टेक्नोलॉजिकल चोरी तक, चाइना की प्लेबुक क्लियर है। ऐसे में रशिया का उसे एज अ सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट देखना गलत नहीं है। आज भले ही दोनों कंट्रीज ग्लोबली क्लोज फ्रेंड की तरह दिख रहे हैं, लेकिन चाइना की बिट्रेयल हिस्ट्री रशिया को लॉन्ग टर्म नुकसान पहुंचा सकती है।